हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइम पे अपने चैनल पे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे हैं। और क्वेश्चंस के जो सीरीज़ में हमने प्रियम्बल देख लिया है और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो सोर्सेज थे उसको देखा है। बाकी डेवलपमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी कि जो संविधान का विकास था उस पर जो एमसीक्यूज थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वो बड़ा पोर्शन था इसलिए हमने उसको 2 पोर्शन में किया है। उसके बाद हमने जो संघ और संघ राज्य क्षेत्र है जो कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उसको देख लिया है। और आगे हमने फिर नागरिकता से जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। एमसीक्यू की सीरीज में ये अगली वीडियो रहेगी जिसमें हम मूल अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी कि फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उसको देखेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट एक बड़ा पोर्शन है जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डील करता है। तो इसमें चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या एनडीए सीडीएस एफकेट के एग्जाम्स में, इन सारे एग्जाम्स में इसका वेटेज काफ़ी ठीक ठाक रहता है। इसकी वजह से हम इस पर काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे मिलती रहें। और हमने अभी रिसेंटली ये शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर लिया है, उसको भी आप देखें, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स के बारे में मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब इसमें सही पूछ रहा है, आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो जरूर ध्यान से पढ़ें कि उसमें पूछ क्या रहा है, कि सही पूछ रहा है या नहीं। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो बात जो है सही है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने, जो कि 1928 में आई थी, उसने समर्थन किया था। तो ये सही बात है और सही पूछ रहा है तो फिलहाल ये ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो ये गलत है, क्योंकि भारत जो सरकार अधिनियम 1935 है उसने इस तरीके की कोई बात नहीं की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव ने मूल अधिकार से रिलेटेड कोई बात नहीं किया था। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी गलत है, ये भी जो है इसका ऑप्शन नहीं है। बाकी जो सही ऑप्शन है इसका वो ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो था उसने समर्थन किया था। तो ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा और ये सही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि जो संविधान में जो है मौलिक अधिकार है उनको जो लागू करने की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने की जो है शक्ति दी गई है। और ये लागू कैसे होते हैं, तो जो अनुच्छेद 32 में जो संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, और जो अनुच्छेद 226 है यानी कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट का जुरिडिक्शन प्राप्त है, और जो आर्टिकल 226 है यानी कि 226 आर्टिकल जो है वो उसमें हाई कोर्ट्स को ये पावर है कि वो रिट जारी करके जो है फंडामेंटल राइट्स को लागू करा सकता है, मौलिक अधिकार को लागू करा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। वो पूछना चाह रहा है कि मौलिक अधिकार का जो नेचर है वो किस तरीके का है। तो मौलिक अधिकार का जो नेचर है वो वाद योग्य है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसके लिए वाद ला सकते हैं, यानी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आर्टिकल 226 का उपयोग करके आप जो है जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। तो ये जो है वाद योग्य है। बाकी और जो सारे ऑप्शन हैं वो गलत ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो उसके बारे में आपको स्टेटस बताना है। तो मौलिक इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो डी है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आप सही बात है कि मौलिक अधिकार जो है वो अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो इस केस में जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको छोड़ के आपातकालीन स्थिति में जो है निलंबित उसको किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से जो इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। और अनुच्छेद जो 358 और 359 है उसमें मूल अधिकारों के निलंबन का जो है जो से संबंधित प्रावधान है उसको वर्णित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। तो पूछा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन से जो है आर्टिकल्स को निलंबित कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो अगर ऊपर से ये बात देखा जाए, जो कि उत्तर प्रदेश जो आयोग था उसने इसका जो आंसर है उसको डी माना था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जब हम जाएंगे तो ये डी एकदम करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 358 आर्टिकल है उसके तहत जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं कि स्वतः निलंबन को राष्ट्रपति के आपातकालीन की शक्ति के तहत जो है उसकी व्याख्या की गई है। तो डी ऑप्शन मान सकते हैं उस तरीके हिसाब से। लेकिन नॉर्मली हम देखें तो जो अनुच्छेद 20 है और 21 के अंतर्गत जो है प्राप्त मूल अधिकार हैं किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये भी बात हमको दिया गया है। तो यानी कि अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग माने, उत्तर प्रदेश आयोग के, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक जो है ये प्रोविजन मौलिक अधिकार से डील करता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद जो है 35 तक जो है मौलिक अधिकारों से डील करते हैं, जो संविधान के भाग 3 में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप संविधान का जो मैराथन देखना चाहते हैं तो मैराथन हमने लिया है जो कि 85 मिनट का है, उस लेक्चर को आप जाके देखें तो कम से कम आपको जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में और जो आर्टिकल का रेंज है वो आराम से वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। तो ये जो है वक्तव्य दिए गए हैं उन पर आप विचार करना है और कौन सा सही है उसके बारे में आप जो है कूटों में से उत्तर को चुनना है। तो पहला जो है वो कह रहा है कि ये राज्य जो है कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो सही बात है कि जो स्टेट के जो एक्ट होते हैं उसके विरुद्ध एक गारंटी होता है, तो करेक्ट सही बात है। अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी बात सही है कि संविधान के भाग जो है 3rd में दिए गए हैं। तीसरा कह रहा है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात नहीं करता है, ये केवल जो है पॉलिटिकल जो है न्याय है उसको सुनिश्चित करने की बात करता है। बाकी सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बातें हैं वो DPSP में दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में आते हैं उसमें इसकी बात की गई है। यानी कि तीसरा जो है इसका आंसर नहीं होगा, और तीसरा इसका आंसर अगर नहीं होता तो आप देख लीजिए 3 कहाँ से एलिमिनेट होगा। तो 3 आप जो है एलिमिनेट अगर करेंगे तो आप अपने आप आंसर पा जाएंगे, क्योंकि 3 अगर नहीं होगा तो B नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा। इस हिसाब से आपका जो है आंसर हो जाएगा A। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है कह रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स था उसके सिमिलरिटी में ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ दिया है कि अकॉर्डिंग उसके नहीं, उसकी भांति नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा चौथा गलत हो जाएगा और जो सही है वो 1 और 2, तो इस हिसाब से जो है A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पे जो है पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो विधायन सत्ता पे जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है तो उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 है, क्योंकि आर्टिकल 14 में बात होती है रूल ऑफ लॉ की और इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोसीजर जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है। और इसको हम जब लेक्चर लेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे कि जो है रूल ऑफ लॉ क्या है और इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है और जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ लॉ है वो यूके से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है वो अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारी बातों को हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है। तो जो समानता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत दिया गया है ये पूछना चाह रहा है। तो समानता का जो अधिकार है वो हमको पता है कि जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। तो 14 से लेके 18 तक जो भी हैं वो तो आएंगे, बाकी जो उसके पहले वो तो नहीं आएंगे। जैसे कि ए में 13 दिया है तो ए तो नहीं आएगा, तो यानी कि 13वां नहीं आएगा। बाकी आर्टिकल 14 आएगा, आर्टिकल 15 आएगा, आर्टिकल 16 भी आएगा और 17 18 भी आते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि ए नहीं आएगा। अगर ए नहीं आता है तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, सभी चारों भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा कि अनुच्छेद जो है 15 का जो 5वां है यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लास जो 5 है वो उससे डील करता है कि जो है गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त जो संस्थाएं हैं अन्य पिछड़े वर्ग जो है उसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए उसमें सुविधा प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 15 का जो है सब क्लॉज 5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और उसका बेनिफिट ले पाएँ, और जो भी एग्जाम्स में जो है सवाल आते हैं आप काफ़ी हद तक 90-95% या 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर पाएँ, उसको सही कर पाएँ। तो आप ये लेक्चर जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन रहेगा 12वां, जो कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 13। जो अनुच्छेद 13 है वो बात करता है कि जो अनुच्छेद हैं संवैधानिक प्रावधान जो होंगे जो कि संघीय संसद है या राज्य विधानसभा है उसकी जो विधान पालिकाएं हैं उनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, उसको प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो जो अनुच्छेद 13 है वो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित जो है करना है उसका किसके संदर्भ में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मौलिक अधिकार हो जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसके संबंध में जो है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना जो है आर्टिकल जो है 13 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आप इन आर्टिकल्स को देखें और आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से रखा गया है कि आप बता पाएँ कि ये जो है और सारे आर्टिकल हैं जो कि आर्टिकल 14 है यानी कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, ये राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ये अनुच्छेद 19 है ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट नहीं है, ये राइट टू फ्रीडम में आ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चूंकि भिन्न पूछ रहा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ए बी और सी हैं वो राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो
समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी को, क्योंकि ए, बी और सी इसका तीनों आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव टाइप का ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है, सही बात है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। बाकी सी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 है एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये जानना चाह रहा है कि जो अनुच्छेद 15 वो किसके अंतर्गत आता है। तो हमको पता है कि जो समता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, उसके अंदर जो है अनुच्छेद 15 आता है जो कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि समता का अधिकार। सोचिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ये आईएएस के 19 जो प्री में पूछा गया 1995 के एग्जाम में। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो हैवी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आसान भी पूछे जाते हैं। आप वहाँ पे जो है अपने मार्क्स लूज नहीं कर सकते, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए और इसको जो है ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में रेंज पूछा गया है और आप देखिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये आईएएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम था 2002 का उसमें पूछा गया है। हम जनरली इन चीज़ों को याद नहीं करते हैं, सोचते ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आपको इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी कि इवन जो आर्टिकल का रेंज है वो भी जो है पूछा जाता है और वो भी आईएएस के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसमें जानना चाह रहा है जो समता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों से बनता है, तो वो उसका जो रेंज है वो क्या है। तो उसका जो रेंज है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद जो 18 के अंतर्गत जो है समता का अधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता के अधिकार जो है उसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, तो उसके बारे में जानना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्थिक समानता हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समानता की जो बात है वो नहीं की गई है। तो आर्थिक समानता जो है इसका चूंकि नहीं पूछ रहा है तो ये सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता की बात जो है वो समानता के मौलिक अधिकार में नहीं की गई। बाकी कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के जो शोषण से संबंधित अधिकार है, सॉरी जो से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 24वां है। 24वां जो अनुच्छेद है उसमें जो है ये बात की गई है कि जो 14 वर्ष के से जो है कम आयु के बालक होंगे उनको किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर किसी अन्य परिसंकट समय में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो इस तरीके की बात है। बाकी अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत से रिलेटेड है, अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत से रिलेटेड है और अनुच्छेद जो 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध करता है, इसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो ये सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा उसी से रिलेटेड है, उसी के समान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल जो 24वां है 24th आर्टिकल उसमें जो है बालकों के शोषण से संबंध जो है अधिकार के बारे में लिखा गया है और ये एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि जो बालकों के नियोजन से संबंधित अधिकार है वो कौन सा है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। बस देखिए आप क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में। यहाँ पे यूपीपीसीएस के मेंस 2012 में पूछा गया है, फिर यूपीपीसीएस के मेंस 2011 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है और वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2005 में और यूपीपीसीएस के मेंस में 2009 में पूछा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स के रहते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम से उतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेम क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 24 की, इतने ढेर सारे एग्जाम्स में इसको रिपीटेडली पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, आईसीपीसीआर जो है सॉरी आईसीसीपीआर जो है कि अनुच्छेद जो है किसके अनुसार पूछ रहा है कि बाल अधिकार जो है को सुरक्षित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि जो 24वां है अनुच्छेद उसके अंतर्गत जो है बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। और जो आईसीसीपीआर है यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसका जो अनुच्छेद 24 है उसको बाल अधिकार को सुरक्षित करता है। तो आप एक कोरिलेशन भी कर सकते हैं कि जो आईसीसीपीआर का आर्टिकल अनुच्छेद 24 है और जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है दोनों जो है कहीं ना कहीं बाल अधिकार को सुरक्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। उसके क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यूपीपीसीएस का जो 2022 का पेपर था उसके जो पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चन है उसका एनालिसिस हमने जो है किया है इस लेक्चर में, तो आप ये लेक्चर जरूर जाकर के देखें। इससे आपको पता लगेगा कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में रिसेंट में यानी कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन का लेवल क्या है और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उसमें आपको कितना बेनिफिट उन क्वेश्चन में मिल रहा है, जो कि उन सारे एग्जाम्स में जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं इवन आईएएस के एग्जाम्स में आपको कितना फायदा कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो है 17 में वो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने की बात की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
और आप देखिए जब ये क्वेश्चंस देखें तो और जो ऑप्शंस में आपको आर्टिकल दिख रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें। जैसे कि अनुच्छेद 14 है तो विधि के समक्ष समता की बात करता है, अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद जो 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण की बात करता है। तो इस तरीके से है। और जो अस्पृश्यता का उन्मूलन से रिलेटेड जो है आर्टिकल है वो अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका भी आंसर अनुच्छेद 17 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी देखिए कि ये सारे क्वेश्चन कितने रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो है आप रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब पूछा जाता है और आपने इसको सॉल्व किया होता है तो आराम से आप मेन एग्जाम में आप अच्छे से कर पाते हैं और उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। अगला क्वेश्चन है 26वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो जो अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का उसका जो संबंध है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध, फिर आपको डैश दिया गया है, के संबंध में किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य। तो अनुसूचित जो जाति के सदस्य हैं उनके संबंध में अगर किया गया है तो न्यायालय जो है उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला अगर कोई कृत्य है अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अस्पृश्यता से संबंधित उसको उन्मूलन जो करने से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता का जो निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो उपायों के बारे में पूछा गया है और ये यूपीपीएससी के प्री में 1992 में पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फिर पहला बोला है कि कानून बनाकर, तो सही बात है, कानून बनाकर जो है अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी सही है। जन जागरण के द्वारा, ये भी सही है। फिर कुछ नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो ये जो है अस्पृश्यता का निवारण करने का जो है सही उपाय नहीं है, तो चौथा तो नहीं होगा। तो चौथा अगर नहीं होगा तो यानी कि जो ऑप्शन है बी और डी तो नहीं हो सकते हैं, बाकी जो 1, 2, 3 और सही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मद्रास राज्य बनाम देराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो 30वां जो क्वेश्चन है वो मद्रास राज्य बनाम दरायराजन 1951 का जो मुकदमा है उसके बारे में दिया गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 20 का करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद जो 19 है राइट टू फ्रीडम से संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार की बात इसमें की गई है और इसमें डिफरेंट तरीके से 6 फ्रीडम की बात की गई है। जो पहले 7 फ्रीडम्स होते थे, लेकिन बाद में चूंकि जो प्रॉपर्टी वाला फ्रीडम था उसको हटा दिया गया है, तो अब जो है इस टाइम पे 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में। और उसमें अभी 19 में जो ए वाला है वो वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है और उसी के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अगला है क्वेश्चन 32वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 19वां, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद जो 19वां है वो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33वां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 17वां हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 17वां हो जाएगा कि अनुसूचित जो जाति है तथा अनुसूचित जनजाति है उसको अनुच्छेद 17 के तहत जो है अंतर्गत जो है मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखें। जैसे आपको पता है कि अनुच्छेद 20 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अनुच्छेद 19 से कोई ताल्लुक नहीं है, अनुच्छेद 18 से ताल्लुक नहीं, तो आप अपने आप अगर आप कन्फ्यूज हो गए तभी आप जो है एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, भारत का जो संविधान है स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अब ये देखिए आपको काफ़ी जो है क्रिस्प तरीके से पूछना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि आर्टिकल जो 19(1) का ए है उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कि अनुच्छेद 19 का 1 का जो अ है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता जो है आती है। वैसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसके अंतर्गत जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 35वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, तो ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आईएएस के प्री में पूछा गया है 1994 के एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में विशेष रूप से उल्लेखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि प्रेस की जो स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार है वो कितनी बार और कितने एग्जाम्स में पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, इवन और सारे भी डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? आप ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं आता है, इस बात को ध्यान देंगे। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि घेराव अफसर को जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो
बात सही है, इस यही नहीं आता है, नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। बाकी भी जो है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, तो बात सही है, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना सही है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखने चाहिए, ये भी बात सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है, तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चन को देखें तो आप जरूर ये ध्यान दें कि वो पूछ रहा है कि है या नहीं है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को कई बार गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि भारत की संप्रभुता, तो सही है कि भारत की संप्रभुता के जो है आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है। न्यायपालिका का अपमान करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसके आधार पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन पूरा अवांछनीय आलोचना, तो इसके बेसिस पे नहीं लगाया जा सकता है। तो डी ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 21वां आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सन जो है एंड लिबर्टी जो आती है उसके बारे में हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन था जो केस हुआ था सतवंत बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर न्यू दिल्ली का AIR 1957 का केस, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस था 1978 का, इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 21 में जो है दैहिक और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो है ये सम्मिलित किया गया था कि जो व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार है उसको संरक्षण प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40वां है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो आपको इसके लिए काफ़ी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो आर्टिकल 19(1) का जो डी है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांतता का अधिकार। तो जो एकांतता का अधिकार है वो जो है 19(a) का डी और अनुच्छेद 21 को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो वो प्राप्त होता है। बाकी और जो है विदेश यात्रा का अधिकार वो गलत ऑप्शन है। शरण पाने का अधिकार ये भी गलत है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये भी गलत है। ये क्वेश्चन बहुत ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। फिलहाल इसके लिए आप डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो जो केस था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो राइट टू प्रिवेसी का जो अधिकार है वो 19(1)D और अनुच्छेद जो है 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। इसे एकांतता का अधिकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41वां है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है उसके अंतर्गत कौन कौन सा सम्मिलित है। तो ऑप्शन है धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो सही है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। फिर पूछ रहा है, अगला दे रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो ये तो वैसे देख के ही लग रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ऐसा जो है धार्मिक निकायों को प्राप्त नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो अगर चौथा गलत होता है तो यानी कि सभी तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चूंकि सही पूछ रहा था कूटों में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मानववाद हो जाएगा। तो मानववाद के जो है अधीन नहीं आता है। बाकी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, इसके जो है अंतर्गत जो है संविधान का जो अनुच्छेद 25 है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार इसके अधीन आएगा। बाकी नहीं आने का पूछ रहा है तो मानववाद जो है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 25 हो जाएगा कि अनुच्छेद जो 25 है उसके अंतर्गत जो सिखों द्वारा कृपाण धारण किया जाता है उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो पूछ रहा है कि जो भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध किससे है। तो उसका जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है। हमको पता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकार हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, और जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से जो है रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 45वां, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित जो नहीं, पहले देख लेते हैं हम ऑप्शंस को। तो कह रहा है अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 29 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है, ना कि अनुच्छेद 29 में। तो जो चूंकि नहीं पूछ रहा है सुमेलित, तो ये सुमेलित नहीं है, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों की जो स्थापना और प्रशासन करेगा अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको ये अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां है, इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 में दिया गया है, बात सही है। फिर बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में दिया गया है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो अनुच्छेद 31 में दिया गया है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 31 में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 30 ऐसा उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है।
तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो कह रहा है कि अनुच्छेद जो 301 है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 301 है वो व्यापार, वाणिज्य और जो समागम की स्वतंत्रता है उससे संबंधित है, ना कि संपत्ति के अधिकार से। तो ए इसका तो गलत हो जाएगा, तो ए यानी कि गलत हो जाएगा। दूसरा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो पूछ रहा है, जो बोल रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह एक विधि का अधिकार है और यह मूल अधिकार नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत इसको जो है मूल अधिकार से हटा करके एक जो है विधिक अधिकार कर दिया गया था, जो कि 300 जो आर्टिकल 300A है उसमें आया था। तो ये बात करेक्ट है। तो दूसरा तो सही होगा, बाकी वन नहीं होगा। वन नहीं होगा तो सी और डी तो नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा होगा। अगला देख लेते हैं तीसरा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया था। तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली चूंकि जो 44वां संविधान संशोधन था वो जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे आया था, ना कि कांग्रेस का। तो यहाँ पे चूंकि कांग्रेस मेंशन है तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। ये क्वेश्चन काफ़ी बारीकियत से पूछा गया है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और उस टाइम का प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट था उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि आईएएस के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपसे मांगते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो 49वां जो है तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं उसी को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। रिट के तहत किया जाता है ये। जैसा उनको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है, जो कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, कोवेरेंटो, प्रोविजन, इस तरीके 5 तरीके की रिट्स होती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका है, अगर आपको पूछा जाए प्रिसाइजली तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, क्योंकि उनको रिट का जो है पावर होता है। अगला क्वेश्चन है 51वां। निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं पूछ रहा है। तो कह रहा है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा। तो ये बात तो सही है कि सदस्य वो थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी बात सही है। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। फिर बोल रहा है बलवंत राम मेहता समिति रिपोर्ट जो है 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई थी, ये भी बात सही है। फिर अगला कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। वो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनका जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। तो ये गलत हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि 52वां है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनका जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे देखिए आपको प्रिसाइजली पूछ रहा है कि कौन है, तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है उसको जो है न्यायपालिका को समझा जाता है। तो न्यायपालिका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो जनरली जब संविधान की आत्मा की बात करी जाती है तो जो हमारा प्रियम्बल है यानी उद्देश्य है उसको जो है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और लेकिन जब ये पूछा जाए कि जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने किसको जो है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा यानी संविधान की आत्मा कहा, तो वहाँ पे जो है संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है यानी कि ऑप्शन डी वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको जनरली पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो वो उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा। लेकिन जब आपको ये पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो वहाँ पे जो आर्टिकल 32 है यानी कि अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, उसे उन्होंने जो है संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55वां है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया? तो सेम क्वेश्चन को पूछ रहा है, बस घुमा के पूछा, तो ये अनुच्छेद जो 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी करने का जो उच्च न्यायालय का जो अधिकार है उसमें कौन सा रिट जारी करेगा वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट जारी करके जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो है ये रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में है और ये इसमें सूची दी गई है। सूची को कोड का प्रयोग करते हुए जो है सही उत्तर चूज करना है कि कौन सा जो है किससे मैच करता है। ये आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी चूंकि प्रिसाइजली पूछा गया है, क्योंकि अनुच्छेद जैसे उसका सब कैटेगराइजेशन पूछा गया 16 का सब क्लास 2 किससे मैच करता है। आपको अगर बेसिक जानकारी भी हो कि आर्टिकल 16 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, 31 में क्या है, तभी आप इसको आराम से मैच करा सकते हैं। जैसे कि जो ये दूसरा वाला है प्रावधान सूची 2 में, वो कह रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्त मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आपको ये पता होगा कि जो इसका ए है उसका 2 हो जाएगा, ये आर्टिकल 16 से रिलेट करता है। जो बी है वो 29 का दूसरा है। तो ये जो है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 29 के 2 में आ जाता है। बाकी जो अनुच्छेद ये 30 का 1 है वो सभी चूंकि अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, तो इसका जो ये तो सी का जो है थर्ड से ही मैच होगा। और जो डी है वो डी का हो जाएगा 1, वो क्योंकि डी जो है वो किसी भी व्यक्ति के कानून के जो प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये पता होता कि जो डी का होगा वो 1 होगा तो कम से कम आप जो है सी और डी को एलिमिनेट कर पाते हैं, क्योंकि जो डी था वो जो है
प्रॉपर्टी से डील करता है। तो अगर आपको ये पता होता तो आप जो है बी वाला ऑप्शन और सी वाला जो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते और कहीं ना कहीं आप जो है ऑप्शन आंसर पे पहुंच जाते। तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा कि ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। इसमें से आप अगर एक या दो भी सही से मिला लेते तो आप आंसर पे आसानी से पहुंच जाते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। इसको भी सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और यहाँ पे जो है सम्मिलित करने के लिए आपको जो है पॉइंट्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड दिया गया कि केस है या जो है संविधान संशोधन है। तो इसके लिए सबसे अच्छा था कि अगर आपको ये पता होता कि जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती जो केस था, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था, वो केशवानंद भारती केस 1973 के तहत आया था, यानी कि सी का 4 हो जाता। तो सी का 4 केवल जो है ऑप्शन में एक ही जगह पे दिया है जो कि ऑप्शन सी है। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती के केस में आया था। तो सी का 4, तो सी का जो 4 है वो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है ऑप्शन सी में। और ए का जो है मौलिक कर्तव्य की जो बात की गई है वो संविधान, और बाकी जो अगर हम और मिलाते हैं तो जो इसका मिलान करेंगे तो इंसान के अनैतिक जो व्यापार का निषेध है वो संविधान का जो अनुच्छेद 23 है उसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, इसको हम डिटेल में देखें क्योंकि मैच तो कर जा रहा है। सी जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस में हो जाएगा। बाकी जो संसद मौलिक अधिकारों में से संशोधन कर सकती है। अच्छा, ये इस तरीके से दिया गया है कि आपको जो बी वाला ऑप्शन है उसके बारे में भी डिटेलिंग करना चाह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जो संबंध है वो संविधान के जो 42वां संशोधन किया गया था उससे है। आप जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल 51A में दिए गए हैं उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है लाया गया था। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। तो अगर आपको इतना पता होता है कि ए का 3 हुआ तो आप जो है इसको आराम से मैच करा लेते। बाकी जो बी है वो संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। तो ये जो बात है ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। उसके पहले जो है संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, ये बात नहीं मानी जाती थी। बाकी जो सी है कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो बेसिक स्टार्टिंग तो इंटरवल में जो केस था उसमें आया था। बाकी का इसकी डिटेलिंग जो है केशवानंद भारती केस में की गई थी। इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो निषेध है वो जो अनुच्छेद 23 है उसमें किया गया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब फिर भी कंफर्म नहीं कि जो कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो भी केशवानंद भारती केस में ही उसकी डिटेलिंग की गई थी। फिलहाल जो यूपीपीसीएस का जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग इसका ए करेक्ट माना है उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो जो मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार है वो किस वाद के तहत मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केशवानंद भारती केस हो जाएगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार के जो फर्स्ट पार्ट था उससे रिलेटेड सारे MCQ रहे हैं और जो इसका दूसरा लेक्चर रहेगा वो रिसेंट कुछ दिनों में 2-3 दिन बाद हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप कुछ वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।